I'm audible. ठीक है। सेक्शन 16 हमारा चल रहा था ना, सेक्शन 16 हमारा चल रहा था, और सेक्शन 16 में हम लोगों ने ए कर लिया था, बी कर लिया था और सी कर लिया था लास्ट क्लास में। मतलब कल जो क्लास हुई थी उसमें अपना रीजॉइन कर लो बेटा, है ना, लतिका वशिष्ठ, रीजॉइन कर लिया करो। अगर साउंड में, ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आया करे तो रीजॉइन कर लिया करो पहले, और सही फिर ना हो तब मैसेज करा करो। बीएनएस की टाइम चेंज हो गई है क्या? नहीं, केवल आज के लिए चेंज था, ठीक है, केवल आज के लिए चेंज था। अच्छा कोमल, ठीक है, वेरी गुड, सही है, यही डेडिकेशन होनी चाहिए, जल्दी बन जाओगे। ठीक है, तो आज 15 मिनट, आज 15 मिनट पहले छोड़ूंगा आपको, ठीक है, 15 मिनट छोटी क्लास होगी आज। 1.5 घंटे की आपकी सीबीसी क्लास होती है, आज 1.25 घंटे की क्लास लेके मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं भव्य कांश, आप रिकॉर्डेड कर लीजिएगा आज, एक दिन रिकॉर्डेड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ सिरिल, हाँ बेटा, मुझे एक जाना है काम से, इस वजह से। कोमल का डेडिकेशन ये है कि कोमल बस में जा रही है शादी अटेंड करने, और बस में ही क्लास कर रही है, समझ गए? तो ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए हर बच्चे का कि प्रायोरिटी मैटर्स। प्रायोरिटी क्या है आपकी, है ना? तो क्लास करना प्रायोरिटी जिसकी होगी, पढ़ना जिसकी प्रायोरिटी होगी, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, कल हमने सेक्शन 16 कर रहे थे, हम सेक्शन 16 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, जो कहता है कि इन इन परिस्थितियों में, ठीक है, जो कहता है कि इन इन परिस्थितियों में सूट वहां फाइल होगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, ये कहता है कि साहब 16 में जितने भी परिस्थितियां बताई हुई है, जितने भी सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ सूट्स दिए हुए हैं, इन इन सारी परिस्थितियों में आपका आपका सूट वहां पर फाइल होगा जहां पर आपकी संपत्ति स्थापित है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखो, अब सेक्शन 16 सी एबीसी हमने कर लिया था। ए का मतलब है जो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का जो सूट था ये हम लोगों ने कर लिया था। पार्टीशन वाले मैटर्स हम लोगों ने कर लिए थे कि पार्टीशन में क्या होगा। फिर तीसरा, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन और सेल, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन और सेल, ठीक है, और चार्ज, ठीक है, ये मैटर्स होंगे। तो कैसे, मतलब इनका मतलब क्या है, पहले इनका मतलब मैंने बताया था, ठीक है, इनका मतलब मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि इन तीनों केसेस में आपका जो सूट होगा वो कहाँ फाइल होगा। तो हमने कल देखा था कि इन तीनों तरह के मैटर्स में जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, वहां पर आप सूट क्या करोगे, फाइल करोगे। क्लियर? वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप सूट अपना फाइल करोगे। ठीक है, थैंक यू लतिका। ठीक, अब देखो, अब पहले मैं इन तीनों क्लॉजेस को आपको बेरेक्ट से एक बार रीड करा देता हूं, और फिर जो बाकी के हमारे क्लॉजेज हैं डी, ई और एफ, उन तीनों को करेंगे और 16 का प्रोविजो करेंगे। क्लियर? देखिए, अब देखो, अब देखो 16 कह रहा है
subject to the pecuniary or other limitation prescribed by any law. कह रहा है suits for recovery of immovable property with or without rent or profits, suit for the partition of immovable property, or suit for foreclosure, sale or redemption in case of a mortgage or charge upon immovable property. क्लियर? तो तीनों ही केसेस में आपका सूट कहां पर फाइल होगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इनसे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए थे। ठीक, अब चलते हैं डी, ई और एफ पर। ठीक है, डी, ई और एफ पर। अब देखो डी क्या है? डी एक तरह का रेजिडरी क्लॉज है। डी एक तरह का रेजिडरी मतलब बचा कुचा कहां पर आएगा? डी में। ए में फॉल नहीं करा, बी में फॉल नहीं करा, सी में फॉल नहीं करा, फिर ई में और एफ में जो चीज फॉल नहीं करी वो चीजें फॉल करेंगी डी में। क्योंकि देखो डी क्या कहता है, देखो सेक्शन 16 का डी क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट। जैसे अब आप मान के चलिए आपका पार्टीशन का अधिकार है ना, आपको 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 हिस्सा चाहिए। क्लियर? वो इनहेरिटेंस राइट है आपका। तो आप पार्टीशन का आपको सूट फाइल करना है तो आपके लिए 16 बी है। ठीक है, आपका राइट टू पोजेशन है ना, आपको अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी करानी है, पोजेशन की रिकवरी करानी है, तो आपके पास 16 ए है ना। आपके पास रिडेम्पशन का राइट है, फोरक्लोजर का राइट है, सेल का राइट है। ये सारी चीजें अगर आप सूट फाइल कर जो है इन सबसे रिलेटेड आप सूट फाइल करोगे तो आपके पास 16 सी है। क्लियर? भाई आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर दे, ठीक है, तो उस डैमेज का कंपनसेशन आपको लेना है, तो आपके पास 16 ई है। ठीक है, बट मान लो इनसे अलग आपको कोई राइट डिटरमाइन कराना है, जैसे मान लीजिए other right related to immovable property, determination of any right related to immovable property, related to immovable property। अब जैसे मान लो कोई हाउस है, आपको क्या कराना है? आपको डिक्लेरेशन कराना है। डिक्लेरेशन कराना है किसका? ओनरशिप का। डिक्लेरेशन कराना है किसका? ओनरशिप का। तो अब क्या करोगे? सूट फाइल करोगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन एसआरए में। क्लियर? आपको क्या कराना है? आपको अपना राइट डिटरमाइन कराना है। ठीक है, वेरी गुड। इंजंक्शन, आपको मान लो कोई न्यूसेंस कर रहा है, आपको क्या करना है? आपको इस पे इंजंक्शन लेना है। ठीक है, कोई इंजंक्शन लेना है, तो इंजंक्शन का सूट हो गया, डिक्लेरेशन का सूट हो गया। मतलब ऐसा सूट, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा सूट जो 16 ए बी सी डी और एफ, सॉरी 16 ए बी सी ई और एफ में ना फॉल करे। ठीक है, किसी एविक्शन ऑफ टेनेंट, वेरी मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोई भी आपको एनी अदर राइट अगर आपको डिटरमाइन कराना है, ठीक है, अदर देन क्या? 16 ए बी सी ई और एफ के अलावा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोई राइट आपको डिटरमाइन कराना है, तो उसका सूट कहां पर फाइल करोगे? उसका सूट फाइल करोगे वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, मतलब जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके आप अपना राइट डिटरमाइन कराना चाहते हैं, ठीक है भाई, ये घर है, इस घर पे आप अपनी ओनरशिप को डिक्लेयर कराना चाहते हैं, ये घर है, इस घर के बाहर आप इंजंक्शन लेना, इस प्रॉपर्टी पे आप इंजंक्शन लेना चाहते हैं। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड होगी, क्लियर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड होगी, उस एरिया के कोर्ट पर आपके सूट को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन होगा। क्लियर? हाँ, दिस इज द रेजिडरी क्लॉज। क्लियर? जो ए में, बी में, सी में, ई में फॉल नहीं करेगा, वो सूट्स कहां पर फॉल कर जाएंगे? 16 डी में फॉल कर जाएंगे। क्लियर? वो सूट कहां पर फॉल कर जाएंगे? 16 डी में फॉल कर जाएंगे। क्लियर? आराधना, ये रेजिडरी क्लॉज है। मतलब जो सूट, मान लो पार्टीशन का सूट है ना, रिकवरी ऑफ पोजेशन का है तो ए में जाएगा, पार्टीशन का है तो बी में जाएगा, फोरक्लोजर का, सेल का, रिडेम्पशन का है तो सी में जाएगा।
ठीक है, कंपनसेशन का, डैमेजेस का है तो ई में जाएगा। इनके अलावा बाकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अदर राइट आपको डिटरमाइन कराना है, ठीक है, पार्टीशन को छोड़ के, रिकवरी को छोड़ के, कंपनसेशन को छोड़ के, ठीक है, सेल, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन को छोड़ के, चार्ज को छोड़ के, इनके अलावा कोई और राइट डिटरमाइन कराना चाहते हैं आप, जैसे ओनरशिप डिक्लेयर कराना चाहते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, तो कोई भी इनके अलावा कोई भी अदर राइट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर डिटरमाइन कराना है तो आपको, ठीक है, आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको 16D में जाना पड़ेगा। और 16D बताता है कि आपका सूट कहां फाइल होगा, जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर? आपका आपका सूट क्या कहां फाइल होगा, जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है बेटा, क्लॉज सी तो मैंने कल करा दिया नंदन कुमार, आपने कल की क्लास करी है क्या? ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स, इंजंक्शन एग्जाम्पल है, डिक्लेरेशन एग्जाम्पल है। आप मान के चलो कोई घर है, क्लियर, आप मान के चलिए, तो नंदन कुमार तो जब नहीं करी तो पहले आप प्रीवियस क्लास कंप्लीट करिए। सी तो हमने कल पूरा पढ़ाया है ना, तो सी हमने कल कवर कर लिया, इसलिए आज मैंने डी से स्टार्ट किया है, समझ गए? तो जब लास्ट क्लास करोगे तो उसमें आपको सी क्लॉज मिल जाएगा। ठीक है, चलो, मान लो कोई घर है, ठीक है, जिसे ए ने परचेज किया है। कोई घर है जिसे ए ने परचेज किया है बी से। अब ए का ये घर हो गया, ए इसका ओनर हो गया, ए यहां पर रहता है। अब इसे लगता है कि यार ये ना सी मेरे इस टाइटल को डिनाई करने वाला है, ठीक है, सी इस पे कब्जा करने वाला है, सी मेरे टाइटल को डिनाई करने वाला है, वो इस पे कब्जा करने वाला है और वो अपने आप को ओनर बताएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे डिक्लेयर करा देता हूं, अपने ओनरशिप को कोर्ट से क्या करा देता हूं, डिक्लेयर करा देता हूं। क्लियर? जैसे हम डिक्लेरेटरी सूट बोलते हैं, डिक्लेरेटरी सूट मतलब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि साहब इस घर का जो मालिक है वो कौन है, ए। क्लियर? इस घर का जो मालिक है वो ए है। तो सेफ साइड क्या होता है, जब आपको लगे कि कोई आपका टाइटल डिनाई करने वाला है तो आप क्या करते हो, आप अपने टाइटल को क्या करा देते हो, डिक्लेयर करा देते हो कोर्ट द्वारा। क्लियर? तो ये सूट कहलाते हैं डिक्लेरेटरी सूट, है ना, इसे हम फाइल करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। क्लियर? तो अगर ऐसा कोई सूट है तो वो सूट कहां फाइल होगा ये कौन बताएगा, ये 16D बताएगा, है ना। 16D क्यों बताएगा, क्योंकि ना ये पार्टीशन का सूट, ना ये रिकवरी का सूट, ना ये रिडेम्पशन सेल फोरक्लोजर का सूट, ना ये चार्ज का सूट, और ना ही ये कंपनसेशन का सूट। क्लियर? इन सब के अलावा कोई अदर राइट डिटरमाइन कराना चाहते हैं इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। क्लियर? तो कहां पर जाएगा ये सूट, 16D में जाएगा, और 16D कहेगा आप सूट कहां फाइल करोगे, 16D कहेगा कि आप सूट वहां फाइल करोगे जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मीन प्रॉफिट बेटा चंचल लास्ट में बताऊंगा, है ना, लास्ट में बताऊंगा। ये क्लियर हुआ आपको? 16D क्लियर हुआ? इसलिए 16D को हम क्या बोलते हैं, रेडिटरी क्लॉज बोलते हैं, मतलब जो कहीं पर फॉल नहीं करेगा वो 16D में फॉल करेगा। ठीक है, जो ए में बी में सी में और ई में फॉल नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली कहां फॉल कर जाएगा, डी में फॉल कर जाएगा। क्लियर? चलो, ठीक है बेटा, इतनी सरल चीज भी अगर 4 बार में समझ में नहीं आ रही
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कंसंट्रेशन आप कम लेके बैठ रहे हो, है ना। ठीक है, अगर 3 बार में 4 बार में भी इतनी सरल चीज आपको 5वीं बार भी अगर पढ़नी पड़ रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, या तो आपका माइंड डाइवर्टेड है या फिर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं बैठे हुए हैं। क्लियर। देखो दोबारा बताता हूं आपको भाई, 16D क्या है। 16D बेटा, इसमें ये डिक्लेरेटरी सूट जो होता है ना, ये एसआरए हमें राइट प्रोवाइड करता है कि आपको डिक्लेयर कराना है तो आप कोर्ट में जाके डिक्लेयर करा लो, है ना। ये राइट जो है ना, ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड कराता है। क्लियर। बट कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें राइट प्रोवाइड कराता है, हम पे राइट क्रिएट कराता है, ऐसे ही एसआरए हमें कुछ राइट प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी सिविल लॉज है ना, हमें सिविल राइट प्रोवाइड कराते हैं, और उनकी रेमेडी लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। और कोर्ट में हम उनकी रेमेडी लेने के लिए कोर्ट में कैसे जाएंगे, ये सीपीसी बताता है। समझ गए। चलिए अब देखो ई, देखो 16E क्या कहता है, 16E ऑफ सीपीसी। 16E ऑफ सीपीसी क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लो कोई केस है कंपनसेशन का, ठीक है, या फिर कोई केस है डैमेजेस का। ठीक है, अभी बताता हूँ ये क्या होते हैं। अनम लास्ट में पूछना ये क्वेश्चन, ठीक है, अनम लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना। देखो मान लो कोई केस है कंपनसेशन का या डैमेजेस का। कंपनसेशन और डैमेजेस क्या होते हैं, अब सपोज करिए कि ए ने बी के खिलाफ, ए ने बी के प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, कुछ डैमेज कर दिया, इसे डैमेज कर दिया। डैमेज यानी कि इसे तोड़ दिया, कुछ कर दिया इस पे। इसका घर था, इसका घर था, ठीक है, मान लो इसे डैमेज कर दिया। डैमेज का मतलब है कुछ नुकसान इसकी प्रॉपर्टी को पहुंचा, ठीक है, कुछ नुकसान इसकी प्रॉपर्टी को पहुंचा दिया। अब बी क्या करेगा, बी इसके खिलाफ सूट फाइल करेगा, किस लिए, इससे कंपनसेशन मांगेगा, ठीक है, या फिर क्या मांगेगा, डैमेजेस मांगेगा। डैमेजेस का मतलब होता है कि उससे पैसे वसूलना। जितना हमारा नुकसान हुआ है ना, जितना हमारा नुकसान हुआ है उसके हिसाब से पैसे को वसूलना, है ना। तो जो मनी कंपनसेशन होता है उसे हम डैमेजेस बोलते हैं। क्लियर। जो मनी कंपनसेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं। तो ये कहता है ई, 16E कहता है कि अगर मान लो कोई ऐसा मैटर है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, कोई ऐसा मैटर है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, और आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या किया है, कोई टॉर्ट किया है, ठीक है। देखो यहां पर समझना दूसरे तरीके से, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसकी, बी की। अगर ए इस प्रॉपर्टी पे क्या करे, टॉर्ट करे। टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। मान लो ये मिसचीफ, सॉरी, ट्रेसपास कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है। क्लियर। कोई नेग्लिजेंस इसने करा है, कोई नेग्लिजेंस इससे इसने किया है। क्लियर। मतलब किसी भी तरह से इसे क्या किया है, साहब तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मुझे 50,000 का कंपनसेशन चाहिए, या तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 20,000 के डैमेजेस दे दे। क्लियर, 20,000 के डैमेजेस दे दे। तो ये जो सूट फाइल होगा ना सिविल रॉन्ग का या टॉर्ट का, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ आपने कोई टॉर्ट्स किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ आपने कोई टॉर्ट किया है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ मैं बोलूं आपने कोई सिविल रॉन्ग किया है, तो अगर उस केस में बी ए से कंपनसेशन मांगने के लिए सूट फाइल करता है या डैमेजेस क्लेम करने के लिए सूट फाइल करता है, तो ऐसे केसेस में सूट वहां फाइल होगा जहां पर ये प्रॉपर्टी क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, जहां पर ये प्रॉपर्टी क्या है, सिचुएटेड है। ये कहता है 16E, ये कहता है 16E। क्लियर। ये क्या बोलता है, 16E।
बस आपको क्या देखो, हर क्लॉज में आपने ये देखा, हर क्लॉज में आपने सेक्शन 16 का ए पढ़ा, ठीक है, जो बात करता था रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी की। आपने इसका बी पढ़ा जो बात करता है पार्टीशन की। आपने इसका सी पढ़ा जो बात करता है सेल, रिडेम्पशन और फोरक्लोजर की, सेल, रिडेम्पशन एंड फोरक्लोजर की, ठीक है, या फिर चार्ज की। आपने डी पढ़ा जो बात करता है कि साहब किसी कोई राइट आपको डिटरमाइन कराना है, एनी अदर राइट। क्लियर। फिर आपने पढ़ा कि साहब आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए या आपको क्या चाहिए, डैमेजेस चाहिए। ठीक, बट आपने पढ़ा ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। क्लियर भाई, रिकवरी करानी थी वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, पार्टीशन कराना था वो भी इमूवेबल यानी अचल संपत्ति का, ये मॉर्गेज रखा हुआ था वो भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई थी, कोई और राइट डिटरमाइन कराना है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कराना है। भाई डैमेजेस आपको चाहिए किसके लिए, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो डैमेज हुआ है उसके लिए डैमेजेस आपको चाहिए। क्लियर। तो 16 इंपॉर्टेंट क्या है, 16 कहता है कि अगर इनमें से किसी प्रकार का सूट आपको फाइल करना है, इनमें से किसी प्रकार का सूट आपको फाइल करना है तो आप वहां पर फाइल करोगे जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सारे क्लॉजेस में हमें सूट कहां पर फाइल करना है, हर क्लॉज में, चाहे आपका सूट रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का हो, पार्टीशन का हो, सेल का हो, एनी अदर राइट डिटरमाइन कराने का हो या कंपनसेशन डैमेजेस का हो, हर कैटेगरी हर टाइप ऑफ सूट में आप सूट कहां पर फाइल करोगे, जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। क्लियर, जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। क्लियर, बताइए, ये क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर आपको। अब देखो एक क्लॉज इसमें ऐसा बचा है, यानी कि ये तो ई हो गया, एक क्लॉज इसमें ऐसा है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, ठीक है, उस क्लॉज पे मैं आपको लेके चलता हूं, उस क्लॉज पे देखो, सेक्शन 16, सेक्शन 16 एफ, ठीक है, दिस क्लॉज इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस क्लॉज इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस क्लॉज इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, बट मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट तो फिर भी आपको पता है अटैचमेंट क्या होता है, आप मान के चलो कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ए वर्सेस बी, ठीक है, केस ए ने डाला है बी के खिलाफ और बी ए को 50,000 रुपए देगा, है ना, इस पे पैसे है नहीं, इसका एक घर है ना, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस घर को क्या कर लेगी, अटैच कर लेगी, अटैच कर लेगी, मतलब अटैच करने का मतलब है कि इसे जब्त कर लेगी, कि अगर बी अगर केस हारा तो इस पे तो पैसा है नहीं, तो इसका घर बेच के इसे पैसे मिल जाएंगे, है ना, इसे घर बेच के इसे पैसे मिल जाएंगे, तो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के लिए कोर्ट प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है, तो ये तो सबको पता है ना। डिस्ट्रेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। क्लियर, डिस्ट्रेंट क्या होता है, देखो, अब मान के चलो, अब देखो डिस्ट्रेंट देख रहे हैं, डिस्ट्रेंट क्या है, डिस्ट्रेंट क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रेंट, देखिए, मान लो ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और बी ने इसको अपना मोबाइल फोन दिया, ठीक है, बी ने इसको अपना मोबाइल फोन दिया कि साहब ये क्या है कि ये मोबाइल फोन ले लो, इसके बदले में मुझे 10,000 रुपए दे दो और जब मैं इस मोबाइल को जब मैं पैसे लौटाऊंगा मोबाइल मुझे वापस दे देना, ठीक है, ये मोबाइल मुझे वापस दे देना।
ठीक। अब क्या है कि अब ये जो बी है ना, ये बी इसके पैसे लौटा ही नहीं रहा, बी इसके पैसे लौटा ही नहीं रहा, बी इसके पैसे वापस ही नहीं कर रहा। ठीक है, बी इसके पैसे वापस ही नहीं कर रहा, इज नॉट बी इज नॉट पेइंग, बी इज नॉट पेइंग द मनी। ठीक है, तो बी जब पैसे वापस नहीं करेगा, ठीक है, बी जब पैसे वापस नहीं करेगा और पैसे के बदले में इस पे जो ये मोबाइल रखा हुआ है, क्लियर, तो इसे बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट। पैसे के बदले में कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है ना तुम्हारे पास, जो पैसे लौटाने पर तुम्हें लौटानी पड़ेगी। अगर पैसे के बदले पर, पैसा आपने दिया है उसके बदले पर उसके बदले आपके पास कोई प्रॉपर्टी अगर रखी हुई है, तो आप ये मान के चलना कि वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट। ठीक है, करस्थम, करस्थम। ठीक है, इसकी हिंदी होती है करस्थम। हाँ, बोल सकते हो बेटा, नंदन कुमार। करस्थम, और अटैचमेंट होता है कुर्की, कुर्की। बेटा गिरवी हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है ना, मॉर्गेज, मॉर्गेज मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता। वो हिंदी में एक नॉर्मल वर्ड बना लिया है गिरवी, है ना, बट अलग अलग चीजें होती हैं दोनों। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रेंट, अंडर डिस्ट्रेंट है या फिर अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी है, क्लियर, तो जब भी आप इससे रिलेटेड क्या करोगे, इससे रिलेटेड सूट फाइल करोगे, ठीक है, जब भी आप इससे रिलेटेड सूट फाइल करोगे, तो वो सूट कहां पर फाइल होगा, वो सूट वहां पर फाइल होगा जहां पर वो प्रॉपर्टी रखा, जहां पर वो प्रॉपर्टी को रखा हुआ है। क्लियर, क्लियर, जहां जहां पर उसने प्रॉपर्टी को रखा हुआ है। ठीक है, मान लो जमीन के कागज तो मॉर्गेज में चला जाएगा। अब मॉर्गेज में आप तीन तरह के सूट फाइल करोगे, या तो फोरक्लोजर का, या सेल का, रिडेम्पशन का, तो वो उज्जवल सी में चला जाएगा। अटैचमेंट सिंपल होता है कुर्की करवा लेना। जैसे मान लो मैं जो है दो लोगों में केस चल रहा है, एक केस हार गया, कोर्ट ने कहा ठीक है, जो हारी हुई पार्टी है वो 2 लाख रुपए देगी जीतने वाले को, उस पे एक भी पैसा नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा लेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा लेगा कि इसकी बाइक रख लो, इसकी बाइक बेच के और आप पैसे दीजिएगा, है ना। तो ये होता है प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, ये बोलते हैं अटैचमेंट करना। गर्भ या तो रख सकते हैं, बस नाम अलग होता है ना। हिंदी में तो आप गिरवी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो आपको रिकवरी करानी है, अटैच प्रॉपर्टी की रिकवरी करानी है डेवेंस, तो अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है ना, तो आपका कहाँ पे चला जाएगा, एफ में चला जाएगा। समझ गए, प्लेज जैसा है, ये मान के चलो। देखो वो चीज डिटेल में, वो टीपीए की चीज है, प्लेज, मॉर्गेज, वो नहीं पढ़ा रहा, बस मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने बहुत कॉमन जो है एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि अगर देखो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रख के पैसे लोगे तो वो तो मॉर्गेज है, और मॉर्गेज में 3 तरह के सूट फाइल हो सकते हैं, रिडेम्पशन, सेल और फोरक्लोजर, वो तो 16 सी में चला जाएगा, है ना। अगर वहीं पर आप गिरवी रख लो किसी मूवेबल आइटम को, तो जब तक वो आपका वहां पर रखा हुआ है वो अंडर डिस्ट्रेंट है। क्लियर, आप उसकी रिकवरी कराने के लिए सूट फाइल अगर मान लो कर कर रहे हो, क्लियर, तो वो सूट वहां पर फाइल होगा जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब वहां पर जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी को रखा गया हो।
हाँ अंशु, कह सकते हो। हाँ, फोन जहां पर रखा गया होगा वहां पर आप सूट उस एरिया का जुरिस्डिक्शन जिस भी कोर्ट में होगा उस कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो। क्लियर, उस कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो। हाँ मनजीत सिंह, क्लियर। चलो एक बार बेरेक्ट आप पढ़ लो, है ना, बाकी के 3 क्लॉजेस का बेरेक्ट में एक बार आपको पढ़वा देता हूं, ठीक है। उसके बाद वी विल मूव टू प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16। चलिए, चलो बाकी के, अब सी तक हमने पढ़ लिया था, डी तक देखो, डी क्या कहता है, डी इज अ रेजिडोरी क्लॉज, है ना, ये रेजिडोरी क्लॉज है। कह रहा है द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इमूवेबल राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पर चीज रखी हुई है वहां पर जुरिस्डिक्शन बनेगा, ठीक है। चलो, डी रेजुडरी क्लॉज है। ई क्या कह रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई सिविल रॉन्ग करता है और उस सिविल रॉन्ग के बदले आपको कंपनसेशन का सूट फाइल करना है तो ई में आएगा, ठीक है। एफ देखो, फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अटैच्ड है या फिर कोई प्रॉपर्टी आप अंडर डिस्ट्रेंट है, गिरवी रखी हुई है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी का सूट फाइल कराना है तो एफ में आएगा, क्लियर। और इन सारे केसेस में हमेशा कहां पे सूट फाइल होगा, सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज jurisdiction द प्रॉपर्टी इज situated, the property is situated. Is this clear to all of you? बताइए, is this clear to all of you? अटैचमेंट कोर्ट कराती है, ठीक है, अटैचमेंट अलग चीज है, अटैचमेंट कोर्ट कराएगी, डिस्ट्रेंट तो आप नॉर्मल आदमी करेगा। ठीक है, अब देखो प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो जुरिस्डिक्शन के स्कोप को एकदम बढ़ा देगा, क्लियर। इसका जो प्रोविजो है, सेक्शन 16 का जो प्रोविजो है, ये सेक्शन 16 के प्रोविजो, सेक्शन 16 का जो प्रोविजो है, ये जुरिस्डिक्शन के स्कोप को एकदम से बड़ा कर देगा। कैसे बड़ा करेगा, देखो, रेणु तिवारी, बेटा जहां पर मैंने बताया तो जहां पर प्रॉपर्टी रखी हुई है वहां पर जुरिस्डिक्शन बनेगा। जहां पर प्रॉपर्टी रखी हुई है, भाई मैं अलीगढ़ में रहता हूं, मैंने मोबाइल गिरवी अलीगढ़ में रखा हुआ है तो अलीगढ़ के कोर्ट में जुरिस्डिक्शन बनेगा। मान लो मैं देहरादून में रह रहा होता, मैं देहरादून में यहाँ से गिरवी रख के मोबाइल देहरादून ले जाता, है ना, तो जो गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी जहां पर देहरादून में रखी हुई है तो वहां के कोर्ट में जुरिस्डिक्शन बनेगा। समझ गए। चलिए, अब एक बार बेरेक्ट से इसे पढ़वा देता हूँ फिर समझाता हूँ बोर्ड पे, है ना। एक बार बेरेक्ट से इसे रीड कर लीजिए, इसके सेक्शन 16 के प्रोविजो को, फिर हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड पर। देखो, देखो क्या, प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी held by or on behalf of the defendant
may where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience. बेटा लास्ट में लेना है ना मनोज, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो उसके बीच में जो है कोशिश करा करो कि मैसेज ना ही करो, टाइप करके भले ही बैठे रहा करो, एंटर मत दबाया करो, ठीक है? तो लास्ट में दबाया करो। Where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily reside, carry on business, and personally work for gain. अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोविजो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन के स्कोप को बढ़ा देगा। भाई अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा था कि साहब ये एक घर है, ठीक है? अब क्या हुआ? ये घर है ए का, इसमें बी ने कब्जा कर लिया, क्लियर? अब ये ए कहीं भी रहता हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अगर इसकी पोजेशन की रिकवरी चाहिए तो हम सूट फाइल कहां कराएंगे? जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। हमें ना तो इसके कहीं रहने से फर्क पड़ रहा था, क्लियर, और हमें ना ही इसके कहीं भी रहने से फर्क पड़ रहा था, क्लियर। भाई जुरिस्डिक्शन कौन बना रहा था? जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी से बन रही थी। जुरिस्डिक्शन किससे बन रही थी? जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी से बन रही थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से बन रही थी, क्लियर। तो सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 ये कहता आया है अभी तक कि साहब आप सूट वहां फाइल करोगे जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ना तो इससे कोई मतलब, ना इससे मतलब, ना तो प्लेंटिफ से कोई मतलब, ना डिफेंडेंट से कोई मतलब, ठीक है? ये सेक्शन 16 ये बताता हुआ हमें आया है। फिर इसके बाद क्या हुआ? देखो प्रोविजो कहता है, देखो प्रोविजो क्या कहता है, बहुत अच्छी चीज कहता है प्रोविजो टू सेक्शन 16। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो। ये कहता है कि मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सपोज करो ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्लियर। इमूवेबल मतलब अब सपोज करो घर ही है, ठीक है, घर। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई रिलीफ चाहिए, आपको क्या चाहिए? कोई रिलीफ चाहिए, है ना? वो रिलीफ कुछ भी हो सकता है। कभी आप पोजेशन का रिलीफ मांगोगे, ठीक है, कभी आप पोजेशन का रिलीफ मांगोगे, कभी आप कंपनसेशन का रिलीफ मांगोगे, कभी आप मतलब बहुत सारी चीजों का रिलीफ, तो कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड सूर्य प्रताप दवे, एक्विटी एक्ट इन पर्सोनम इसमें लगता है, क्लियर। तो कभी आप पोजेशन का रिलीफ मांगोगे, कभी आप पार्टीशन का रिलीफ मांगोगे, कभी आप रिडेम्पशन का रिलीफ मांगोगे, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको रिलीफ चाहिए, ठीक है, आपको रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं? ये रिलीफ क्या है? एंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल ओबीडियंस। मतलब वो रिलीफ आप कैसे लोगे? किसी व्यक्ति के पर्सनल ओबीडियंस से आपको रिलीफ मिल सकता है। किसी पर्सन के पर्सनल ओबीडियंस से आपको क्या मिल सकता है? रिलीफ मिल सकता है। कैसे? अब मान लो साहब ये ए का घर था, बी ने इस पे कब्जा कर लिया, और बी ने क्या कर दिया? बी ने इसको बहुत नुकसान भी पहुंचा दिया घर को, क्लियर। तो ये क्या मांगेगा? ये दो चीजें मांगेगा कि साहब एक तो मुझे अपने घर पे वापस पोजेशन दिला दो, प्लस इसने जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे कुछ पैसा दिला दो, ठीक है। मान लो बी ने कब्जा कर लिया था मकान पे, कब्जा करने के बाद इसने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया इस घर को, तो ये जो मालिक था, इसने रिलीफ में दो चीजें मांगी कि साहब या तो मुझे, एक तो मुझे कब्जा वापस दिला दो क्योंकि मैं मालिक हूं, और दूसरा जो इसने नुकसान पहुंचाया है उसके लिए भरपाई मुझे कराने के लिए पैसे दिला दो, ठीक है। अब साहब ये जो पोजेशन का रिलीफ है ये तो इस घर से मिलेगा,
ये बी से तो नहीं मिलेगा भाई, उसे घर चाहिए, उसे बी नहीं चाहिए, उसे बी से कुछ नहीं चाहिए, उसे घर चाहिए बस। क्लियर भाई, डिक्री आई कि ठीक है परेशान किसको दे दो, ए को दे दो, बी वहां से भाग जाएगा, उसे घर चाहिए। बट देखो, बट जब बात डैमेजेस की आएगी, जब बात कंपनसेशन की आएगी, जब बात कंपनसेशन की आएगी, जब बात पैसे की आएगी, तो पैसा, कंपनसेशन, डैमेजेस एक ऐसी चीज है जो बी के द्वारा ही दी जा सकती है, जो बी के द्वारा ही दी जा सकती है। अब बी की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जो आप अटैच करा लो उसे, ठीक है, बी का कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है जो आप उसे अटैच करके पैसा वसूल कर लो, नहीं, आपको तो बी से ही पैसा चाहिए, है ना। बी या तो पैसे देगा, या फिर बी की आप क्या कराओगे, बी की आप अरेस्टिंग कराओगे भाई। पैसे अगर आप कंपनसेशन नहीं देते तो आप सिविल अरेस्ट करा लिए जाते हो, आपको सिविल अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको लॉकअप में, वहां पर एक सिविल प्रिजन होता है उसमें डाल दिया जाता है। तो ये जो अरेस्ट, डिफेंडेंट का ये जो अरेस्ट है, सिविल अरेस्ट, या फिर इससे कंपनसेशन निकलवाने वाली बात है, ये तो बी के पर्सनल ओबीडियंस से ही होगी ना, ये तो बी के द्वारा ही किया जाएगा, हमें बी बी पर्सनली चाहिए इस काम के लिए। क्लियर। तो प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि अब सपोज करो आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ आपको कैसे ऑब्टेन्ड होगा, ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल ओबीडियंस, ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल ओबीडियंस, मतलब उस व्यक्ति के पर्सनल ओबीडियंस से ही आपको वो क्या मिलेगा, रिलीफ मिल सकता है। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ कैसे, वो रिलीफ पूरा का पूरा एंटायरली ऑब्टेन्ड बाय, पूरा का पूरा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी पर्सनल ओबीडियंस से। क्लियर। तो ऐसे में ऐसे में सेक्शन 16 क्या कहता है, ऐसे में सेक्शन 16 कहता है कि साहब जो डिफेंडेंट है ना, डिफेंडेंट, जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, यानी कि रिजाइड करता हो, जहां पर डिफेंडेंट वर्क करता हो, जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस करता हो, ठीक है, ये वर्क फॉर गेन है ना, एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड्स। क्लियर। तो ये सब टर्म्स हम सेक्शन 20 में डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ के लिए आप इतना समझ लो, क्योंकि यहाँ पर हम केवल जुरिस्डिक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप इतना समझ लो कि जहां पर ये बी रहता होगा, मतलब जहां पर ये चाहे रेंट पे रह रहा हो, चाहे कहीं भी रहता हो, ठीक है, जहां पर, बेटा अभी मैं नेट पे देख के बताता हूँ ना अर्पित, अभी मैं ये समझा दूं, उसके बाद इसकी हिंदी बताता हूँ गूगल पे देखकर। ठीक है, बस 2 मिनट मुझे दो आप, है ना, 2 मिनट मुझे दो। ठीक है, वरना इसकी हिंदी कोई देख के कमेंट बॉक्स में लिख दे, पर्सनल ओबीडियंस की, पर्सनल ओबीडियंस की हिंदी देखकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखो, तो मान लो हमें किसी डिफेंडेंट से पर्सनली कोई रिलीफ चाहिए, जो उस जो पर्सनली हम डिफेंडेंट से ही ले सकते हैं, तो हम कहां कहां और सूट फाइल कर सकते हैं, ये सेक्शन 16 का प्रोविजो बताता है। सेक्शन 16 का प्रोविजो कहता है कि साहब जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, व्यक्तिगत व्यक्तिगत आज्ञा पालन, स्वाय अज्ञानुवर्तन, व्यक्तिगत आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत आज्ञाकारिता, है ना। आप देखो हिंदी में तो आ रहा है, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी एक बात बताऊंगा, जितने भी लोग हिंदी मीडियम के हैं ना, जितने भी लोग हिंदी मीडियम के हैं और बिना डिगलॉट के बैठे हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आपके पास डिगलॉट रखा हुआ होता ना सामने, तो आपको इतना टाइप करने की आवश्यकता ही ना पड़ती, आप सीधे
सेक्शन 16 के प्रोविजो को हिंदी में एक बार पढ़ लेते, आपको पर्सनल ओबीडियंस की हिंदी वहां पे बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में मिल जाती। बट नहीं, इतना एफर्ट मत डाल लेना, क्योंकि इससे भला हो जाएगा। इतना एफर्ट मत डालना कभी, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो? इतना एफर्ट मत डालना, कमेंट में लिखो बार बार, ठीक है? बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ सीरियस नोट पे कि मैंने स्टार्टिंग से, मतलब पहली क्लास से मैंने बताया कि हिंदी वाले डिक्लॉट लेके बैठे और इंग्लिश वाले भी डिक्लॉट लेके बैठे, और पर्सनल ओबीडियंस अगर वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो 100% वो हिंदी में भी लिखा जाएगा। वहां से बढ़िया हिंदी आपको गूगल भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ अभी, है ना? अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें कहता है कि साहब ये रिलीफ आप कब कब ऐसा रिलीफ चाहिए होगा, जब आपको कंपनसेशन चाहिए किसी रॉन्ग के लिए, जब आपको कंपनसेशन चाहिए किसी रॉन्ग के लिए, क्लियर? जब आपको कंपनसेशन चाहिए किसी रॉन्ग के लिए, ममता कुमारी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं, इंग्लिश ही है, नहीं डिग्लॉट रखना चाहिए। गूगल नहीं करो, डिग्लॉट, डिग्लॉट लेके आओ। मैं, आप समझो इस बात को, मैंने कहा ना गूगल से भी अच्छा डिग्लॉट बताएगा आपको। डिग्लॉट बेरेक्ट रखना चाहिए हर किसी को, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मतलब हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो डिग्लॉट 100% अपने पास रखे, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी डिग्लॉट से पढ़े। तो जब लैंग्वेज स्ट्रांग होती जाएगी ना आपकी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो फिर आपकी एक भी कड़ी कमजोर नहीं बचेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने आप गूगल से देख लो, नहीं, मैं भी देख के बता दूंगा, मुझे भी उतना ही समय लगेगा, क्लियर? बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप डिग्लॉट से पढ़ो। आपके पास बेरेक्ट होना चाहिए डिग्लॉट वाला, जो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। उससे आप देखना आगे, अभी 6 महीने आप डिग्लॉट पढ़ लो, आप खुद कहोगे, आदत पड़ जाएगी आपको डिग्लॉट की, आप खुद कहोगे कि यार अब इसमें मजा आता है। ठीक है, केवल इंग्लिश वाले में या केवल हिंदी वाले में मजा नहीं आएगा। ठीक है, देखो, इसलिए उज्जवल कुमार, समझो यहां से, समझ रहे हो? आप अगर प्योर हिंदी में बेरेक्ट पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, प्योर इंग्लिश में बेरेक्ट पढ़ लोगे समझ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, समझो यहां से, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है? बट अगर किसी वर्ड की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, उनकी इंग्लिश और हिंदी के वर्ड आपको पता होना चाहिए, वो डिग्लॉट से वो काम करते रहो बस, क्लियर? वो डिग्लॉट से वो काम करते रहो आप बस, समझ गए उज्जवल? तो केवल ऐसा नहीं कि बेरेक्ट रीडिंग करके आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, नहीं, समझो बोर्ड से, ये बोर्ड हमको समझाएगा हर प्रोविजन को, क्लियर? अब ये जो टर्मिनोलॉजी आई है ना, पर्सनल ओबीडियंस आ गया, है ना, कंपनसेशन आ गया, इन चीजों को डिग्लॉट से इनकी टर्मिनोलॉजीज को देख लो, ये तरीका होता है, समझ गए? चलिए, अब देखो, शुरू से देखो, शुरू से देखो एक बार, शुरू से देखिए। अब देखो, ये कह रहा है कि मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ रिलीफ चाहिए। रिलीफ क्या चाहिए? अब सपोज करो आपको कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, कोई इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या कर गया है, कोई किसी ने रॉन्ग कर दिया है, कोई सिविल रॉन्ग इसने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रॉन्ग कर दिया है, और आपको क्या चाहिए? कंपनसेशन चाहिए, ठीक है? और कंपनसेशन कैसे, आप कंपनसेशन आपको रिलीफ में चाहिए, आप कैसे वसूल करोगे? डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से, मतलब आपको वो पर्सनली वो डिफेंडेंट चाहिए, है ना भाई? डिफेंडेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो आप प्रॉपर्टी अटैच करा के वहां से पैसे वसूल कर लोगे, नहीं, आपको तो पैसा चाहिए तो आपको डिफेंडेंट को पकड़ के लाना ही पड़ेगा, डिफेंडेंट ही पैसे दे पाएगा, क्लियर? ये होता है कि रिलीफ किससे लेना? पर्सनल ओबीडियंस से, साहब उसी से चाहिए मुझे रिलीफ,
क्लियर। तो अगर आपको पर्सनल ओबीडियंस से रिलीफ ऑब्टेन्ड केवल हो सकता है, तो आप सूट और कहां कहां फाइल कर सकते हो, ये प्रोविजो बताता है। ये कहता है कि साहब जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, जहां पर डिफेंडेंट काम करता हो, ठीक है, जहां पर डिफेंडेंट का बिजनेस हो, इन तीनों जगह, इन तीनों जगह भी आप क्या फाइल कर सकते हो, इस सूट को फाइल कर सकते हो। क्लियर। अब देखो अब होगा क्या, एक और बार बता रहा हूं ध्यान से। अब देखो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, कोई इस पर आकर कोई सिविल रॉन्ग कर गया, हमें क्या चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए, है ना, हमें पैसा चाहिए कि साहब हमारा नुकसान हुआ, हमें पैसा चाहिए। पैसा कैसे चाहिए कि उसके पर्सनल ओबीडियंस से, उसके पर्सनल ओबीडियंस से। क्लियर। अब एक एक बात हमेशा याद रखना, देखो हमेशा याद रखना, सीपीसी में नहीं कहीं भी किसी भी चीज में अगर किसी मेन प्रोविजन के बाद प्रोविजो दे रखा है, मेन प्रोविजन के बाद प्रोविजो दे रखा है, तो प्रोविजो तभी अप्लाई होगा जब मेन प्रोविजन अप्लाई होगा। प्रोविजो तभी अप्लाई होगा जब मेन प्रोविजन अप्लाई होगा। ठीक है। तो साहब ये क्या है, ये प्रोविजो है सेक्शन 16 का, बहुत ध्यान से समझना। ये प्रोविजो है सेक्शन 16 का, ठीक है, जो कहता है कि साहब आप कहां कहां सूट फाइल कर सकते हो, जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, जहां पर डिफेंडेंट काम करता हो, या फिर डिफेंडेंट का जहां पर बिजनेस हो, डिफेंडेंट का जहां पर बिजनेस हो। सपोज करो रहता दिल्ली है, ठीक है, काम कहां करता है, काम करता है अलीगढ़ में, बिजनेस है गुड़गांव में, और जिस प्रॉपर्टी पे ये रॉन्ग करके आया है, ये प्रॉपर्टी है आगरा में। क्लियर। तो देखो प्रोविजो 216 क्या कहेगा कि साहब आपको कंपनसेशन चाहिए इस रॉन्ग के बदले, ये जो इसने रॉन्ग किया है, ठीक है, ये जो इसने इस प्रॉपर्टी के साथ ये जो रॉन्ग किया है, सिविल रॉन्ग, इसके बदले में आपको कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन कैसे मिलेगा, पर्सनल ओबीडियंस से। और 16 का प्रोविजो कहता है कि जब पर्सनल ओबीडियंस से आपको कोई रिलीफ चाहिए, तो आप सूट कहां कहां फाइल कर सकते हो, डिफेंडेंट जहां रहता हो, डिफेंडेंट जहां काम करता हो, डिफेंडेंट जहां डिफेंडेंट का बिजनेस हो। क्लियर। बट मैंने आपको बताया कि प्रोविजन लगेगा तभी जब मेन प्रोविजन लगेगा। मेन प्रोविजन अगर किसी चीज पे अप्लाई हो रहा है तभी प्रोविजो अप्लाई होगा, अगर मेन प्रोविजो अप्लाई नहीं हो रहा तो उसका प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अब देखो सेक्शन 16 क्या कहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम ई को पढ़ेंगे, सेक्शन 16 के ई पार्ट को पढ़ेंगे, तो देखो ये कहता है कि साहब कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बी आया और इसके खिलाफ क्या कर गया, रॉन्ग कर गया। क्लियर। तो ए क्या फाइल करेगा, ए बी के खिलाफ सूट फाइल करेगा, किसके लिए, कंपनसेशन के लिए। अब सपोज करो बी की कोई प्रॉपर्टी है, इसे अटैच करा के कोर्ट इसका पैसा निकलवाना चाहती है, तो हमें बी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो केवल ई अप्लाई होगा, केवल ई अप्लाई होगा, यानी कि केवल कहां केस होगा, आगरा में केस होगा। क्लियर। बट अगर हमें पैसा चाहिए इसकी पर्सनल ओबीडियंस से, अगर हमें पैसा चाहिए इसकी पर्सनल ओबीडियंस से, तो 16 ई के साथ साथ उसका प्रोविजो भी लग जाएगा, और हम कहां कहां सूट फाइल कर सकेंगे, हम जहां पर डिफेंडेंट रहता हो वहां भी सूट फाइल कर सकेंगे, जहां पे वर्क करता हो वहां भी सूट फाइल कर सकेंगे, और जहां पे बिजनेस करता हो वहां भी सूट फाइल कर सकेंगे। क्लियर। तो देखो 16 सूट फाइल कराएगा आगरा में, क्या आप आगरा कर सकते हो, 16 का प्रोविजो कहेगा आगरा के साथ दिल्ली, अलीगढ़ और गुड़गांव भी कर सकते हो, दिल्ली, अलीगढ़ और गुड़गांव भी कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि जब आप 16 के प्रोविजो में जाओगे, यानी कि आप सूट फाइल करने के लिए इन तीनों जगह को चुन सकते हो, इन तीनों जगह को चुन सकते हो, तो साथ के साथ आपके पास वो भी जुरिस्डिक्शन होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। क्लियर। क्योंकि प्रोविजन तभी लगेगा जब मेन प्रोविजन लगेगा। मेन प्रोविजन कहता है सूट कहां फाइल करो, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है।
वहां तो फाइल कर ही सकते हो, बट आपको लगता है कि वहां से काम नहीं बनेगा, ठीक है, हमें प्रोविजो लगा लगा देना चाहिए, तो प्रोविजो कहता है कि आप 3 जगह और फाइल कर सकते हो। अगर आपको रिलीफ उसके केवल पर्सनल ओबीडियंस से मिल रहा है, अगर आपको रिलीफ उसके पर्सनल ओबीडियंस से मिल रहा है, तो आप उसके रेजिडेंस वाली जगह पर, वर्क वाली जगह पर, या फिर वो जहां बिजनेस करता है उस जगह पर भी आप सूट फाइल कर सकते हो। किसके लिए? कंपनसेशन लेने के लिए। एक ही जगह, एक ही जगह, रविशंकर कुमार, एक ही जगह। हाँ हाँ, दीपिका खन्ना, राइट। वीडियो पॉज हो गई तो एक बार रिफ्रेश करिए आप। यानी कि जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां भी, और जहाँ पर्सनल, हाँ दोनों जगह कर सकते हो। ओके सर, मीन्स द प्रोविजन कंप्लीमेंटिंग द मेन प्रोविजन। हाँ राइट। हाँ, एक्सटेंड करेगा ऑब्वियसली। अब देखो, देखिए, अब देखो सेक्शन, अब और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। पहली चीज देखो, प्रोविजो टू सेक्शन 16 दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी हमें। इसकी अप्लाई होने की दो कंडीशंस तो एसेंशियल हैं, दो कंडीशंस एसेंशियल हैं। पहला, सूट रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सूट रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? और दूसरा है कि रिलीफ इज एंटायरली ऑब्टेन्ड, relief can be entirely obtained, relief can be entirely obtained through the personal obedience, through the personal obedience, through the personal obedience। क्लियर? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, if these conditions are fulfilled, section 16 proviso will apply, section 16 proviso will apply, section 16 proviso will apply, and then suit can be filed, and then suit can be filed where the property is situated, where the property is situated, or where the defendant is actually and voluntarily resides or work or doing business। क्लियर? तो ऐसे में जहां पर अप्लाई होगा ना, वहां पे जुरिसडिक्शन कहां कहां जा सकती है? जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, दूसरा जहां पे डिफेंडेंट क्या करे, डिफेंडेंट रहता हो, और जहां पर डिफेंडेंट काम करता हो, या फिर जहां पे डिफेंडेंट का बिजनेस हो। ये काम करता है 16 का प्रोविजो। ठीक है, ये काम करता है 16 का प्रोविजो। बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर आप सब लोगों को? हाँ बिल्कुल मेंशन कर सकते, क्यों नहीं मेंशन कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
लास्ट लाइन है वेयर द डिफेंडेंट इज एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और वर्क और बिजनेस। एक्चुअली एंड वॉलंटरली, VOL डॉट लिख दिया मैंने, वॉलंटरली रिजाइड्स, आप केवल रिजाइड लिख लो याद रखने के लिए। कुछ नहीं, फिर हम उससे प्रॉपर्टी के बदले उसे कंपनसेशन मांगेंगे, तो जहाँ वो रहता होगा वहाँ वो कर लोगे, क्योंकि तब आपको क्या अप्लाई, एफ अप्लाई कराना पड़ेगा, एफ अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, मतलब एफ में वो पर्सनल ओबीडियंस में चला जाएगा, तो हो सकता है प्रोविजो अप्लाई कराओ, तो डिफेंडेंट जहाँ रहता हो वहां करा लो। एक जगह फाइल होगा, इन चारों में से किसी एक जगह फाइल कर सकते हो। पॉइंट 1 में हर्ज केवल इतना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सर नाम बोलना, मेरा अभी तक मेरा मैसेज दिखता है ना, दिखता है पवन, क्यों नहीं दिखता? सबके मैसेज दिखते हैं मेरे को। हाँ पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। हाँ तो परेशन और डैमेज कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशन में तो वहाँ कर ही सकते हो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, है ना। डैमेजेस में अगर पर्सनल ओबीडियंस से रिलीफ मिलेगा आपको केवल, तो इन तीनों जगह भी कर सकते हो। तो 4 जगह आपके पास हो जाएंगी ऑप्शन में, चारों में से किसी एक जगह कर लो। अटैचमेंट का एग्जाम्पल अब कल दूंगा, है ना, वो लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा फिर अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट का एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं है, अटैचमेंट का एग्जाम्पल मैं कल दे दूंगा आपको, है ना। अभी आप इतना बता, प्रोविजो तो यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ उस एग्जाम्पल को छोड़ के? भानु प्रताप, फर्स्टली वस्टली कुछ नहीं होगा, आपके पास चारों जुडिस्डिक्शन है, चार में से जहां मन करे वहां फाइल करो। देखो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि क्लॉज, ये समता बलियान स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ई पर ही लगेगा, तो इसलिए सब पर लगेगा, है ना। बट जब हम निकाल के इसका एसेंस देखते हैं तो वो ई पर ही बैठता है, बट ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है। देवेन मोकेडे, कोई वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं, अरेस्ट कराओ, अरेस्टिंग होगी फिर। मैं बोलता, देखो अगर आशी पाठक मैं 5-6 बार बोल देता हूँ, उसके बाद अगर लंबा लिखना होता है तो इसलिए मैं तेज लिख देता हूँ। ये सब चीजें मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ ना। और चलो नेक्स्ट क्लास से बढ़िया राइटिंग में लिखूंगा, कोई नहीं। सीपीसी और एसआरए का रिलेशन ये है कि एसआरए आपको सब्सटेंटिव राइट प्रोवाइड कराता है, उस राइट की रेमेडी लेने के लिए आपको सीपीसी में जाना पड़ेगा, है ना, प्रोसीजर में। क्योंकि राइट की रेमेडी लेने के लिए आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट कैसे जाओगे, कैसे फाइल करोगे, ट्रायल कैसे होगा, ये सीपीसी बताएगा। ठीक है, तो सीपीसी, एसआरए क्या है, एसआरए इज अ सब्सटेंटिव लॉ एंड सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। क्लियर है, सारे आपको राइट प्रोवाइड करा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सीपीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीपीसी से प्रोसीजर। हाँ बिल्कुल, और क्या, पर्सनल ओबीडियंस में देखो, पर्सनल ओबीडियंस वाले में भी वहां पर सूट फाइल हो सकता है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। क्लियर। अंकिता गुप्ता, यही तो मैं बोल रहा था कि एक्चुअली एंड वॉलंटरी ये क्या है, ये सेक्शन 20 में हम डीपली पढ़ते हैं, यही तो मैंने आपको बताया था। जब जब हमें रिलीफ किससे चाहिए हो, डिफेंडेंट से ही चाहिए हो, उसकी प्रॉपर्टी से या उसके बिना आए वो रिलीफ हमें ना मिल सके। क्लियर। रिलीफ लेने के लिए हमें उसकी उसकी मौजूदगी जरूरी हो, डिफेंडेंट की, तो उसे बोलते हैं थ्रू पर्सनल ओबीडियंस।
हाँ बेटा, लीव कर सकते हो, डाउट नहीं है तो। रागिनी वर्मा, नहीं होगा बेटा, इतनी हड़बड़ी क्यों मचाते हो? जब मैंने एक बार बोल दिया कि अटैचमेंट का एग्जाम्पल कल दे दूंगा ताकि मैं इत्मीनान से दे दूं, बट आपको जल्दबाजी में वो चीज क्यों करनी? क्योंकि एक बार डाउट लिखना बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, अब वो क्या है, मैं समझाऊंगा और बच्चे लगातार यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे, लगातार डाउट लिखेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो पेशेंस रखा करो थोड़ा सा, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, पेशेंस आपको रखना चाहिए। प्रत्युष, जहां वो डिफेंडेंट रहता होगा ना, वहां पर फाइल होगा, ठीक है। मुस्कान जहाज, बहुत पीछे, बहुत सेक्शन 9 तो बहुत पहले प्रूव हो गया। हाँ मनोज प्रकाश, पर्सनल ओबीडियंस के मैटर में भी वहां पर भी सूट फाइल हो सकता है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, है ना, क्योंकि देखो सेक्शन 16 तो यही कहता है ना कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे फाइल करो, है ना। तो जब प्रोविजो लग रहा है, पर्सनल ओबीडियंस वाले क्लॉज लगा रहे हो, तो जब प्रोविजो लग रहा है तो मेन प्रोविजन तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर? तो जहां पर पर्सनल ओबीडियंस वाला क्लॉज लगेगा वहां पर प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, वो जुरिस्डिक्शन भी आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा, कोर्ट डेविड डेविड पूरी कोर्ट मान के चलेगी कि उस पर जुरिस्डिक्शन है ना। मान लो वो वहां नहीं रहता होगा डिफेंडेंट, तो वो उसका ऑब्जेक्शन उठाएगा। ब्रेक नहीं होगा बेटा, वो 5:15 तक है ना, आज 5:15 तक लूंगा बस क्लास, 5:30 की जगह 5:15 तक लूंगा आज। 15 मिनट मैंने कहा था ना, 15 मिनट पहले छोड़ूंगा, तो इसलिए ब्रेक नहीं होगा। हाँ, आज 1.25 घंटे की है बस। हाँ रानी, केवल एफ बताता है मूवेबल के लिए। हाँ, दोनों का, प्रकाश देवाल, पोजेशन भी चाहिए, डैमेजेस भी चाहिए, दोनों का सूट एक ही जगह फाइल होगा, एक ही सूट में दोनों रिलीफ लिखोगे आप। दोनों का देखो, दोनों रिलीफ आप एक ही सूट में मांगोगे। क्लियर? और एक ही सूट में मांगोगे तो आप कहीं भी सूट फाइल करो, प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है पहले तो वहीं फाइल करोगे। मान लो डैमेजेस चाहिए पर्सनल ओबीडियंस से, तो फिर वो जहां रहता होगा, जहां वर्क करता होगा, जहां बिजनेस करता होगा, उन तीनों जगह भी आप सूट फाइल कर सकते हो और उसमें दोनों रिलीफ आप मांग सकते हो। नहीं, कल, हाँ कल मैंने जूम मीटिंग रखी हुई है। टेलीग्राम पे जाके उसका फॉर्म रजिस्टर कर देना, फॉर्म जो गूगल फॉर्म है उसे भर के रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, क्योंकि जो रजिस्टर करेगा उसी को एंट्री मिलेगी जूम सेशन में। क्लियर? क्योंकि ताकि कोई ऐसा कोई बच्चा ना आ पाए जो उसमें शरारत कर पाए। नहीं हो सकता अपीयर, प्रिंसी सिंह। हाँ आशीष शर्मा, मुझे लग रहा है एक बार और क्लियर कराना पड़ेगा आपको। कल मैं आपको दोबारा एक बार, ठीक है, कल मैं एक बार दोबारा आपको ये प्रोविजो करा दूंगा, ठीक है, और अटैचमेंट का एग्जाम्पल भी दूंगा। उसके साथ प्रोविजो आपको कल दोबारा करा दूंगा, थोड़े और एग्जाम्पल एक दो देके, ठीक है, तो बच्चे कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ग्रोवर, कल समझ में आ जाएगा। ठीक है आशी पाठक।
अनीश भट्ट बेटा बीएनएस का क्लास तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है आशीष शर्मा, आप वेट करिए, कल मैं दोबारा एक बार प्रोविजो पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को अभी प्रोविजो क्लियर नहीं हुआ, तो कल मैं एक बार फिर से प्रोविजो क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा देके तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। बीएनएस की क्लास आज अनीश भट्ट आज 2 से 4 थी, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। ठीक है, डैमेजेस और कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है बेटा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की चीज है। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की चीज है, तो कॉन्ट्रैक्ट में इसे डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी यहाँ तो आप ये मान के चलो कि नुकसान की भरपाई करने के लिए आप पैसे जो लेते हो उसे कंपनसेशन और डैमेजेस आप यहाँ पर दोनों बोल रहे हो, है ना। आप यहाँ के लिए केवल इतना मान के चलो, बाकी इसे डिटेल में तो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, जूम पर मैं मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। मेरा पहले जो जूम सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था, फिर सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं ये मैं कल आपको बताऊंगा। 8:30 बजे से जूम सेशन है, उसे ज्वाइन करिएगा। फ्रेंड्स को शेयर कर दो, वो उसे बोल दो कि वो गूगल पे रजिस्टर कर ले, शिवम शर्मा। टेलीग्राम चैनल पवन वासने 35 आप आईडी डालना तो आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल का नाम पवन सर की पाठशाला है। ठीक है अमिता शुक्ला बेटा, टेलीग्राम चैनल से उसका टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो लिंक डाल दिया है, पोस्ट के साथ वो लिंक डाला है, वहां से आप गूगल फॉर्म भर लीजिए। बेटा वो रात के 8:30 बजे है, सुबह नहीं है, रात के 8:30 बजे है। कल रात में 8:30 बजे, कल रात में 8:30 बजे आफ्टर द क्लास। ठीक है चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। अब कल मैं वो करूंगा, कल मैं आपको दोबारा से एक बार प्रोविजो करा दूंगा, अटैचमेंट का एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, बाकी उसके बाद कोई डाउट आए तो फिर पूछना आप। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। यूट्यूब की क्लास जब होगी मैं आपको बता दूंगा, कल वो हो नहीं पाई थी। कल अब पहले जूम सेशन कर लें, उसके बाद परसों या तरसों देखेंगे यूट्यूब वाली क्लास का, है ना। ओके, थैंक यू।